हेलो एवरीवन, मैं रश्मि मीना राजकीय महाविद्यालय बूंदी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं यह बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड डेवलपमेंट बायोलॉजी से लिया गया है। टॉपिक का नाम है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं? तो एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन हम देखते हैं। एम्ब्रियोलॉजी जीव विज्ञान की एम्ब्रियोलॉजी जिसे हिंदी में भ्रूणिकी कहते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम युग्मनों के निर्माण, उनके संयोजन व जीवों में युग्मनज जाइगोट के परिवर्धन का अध्ययन करते हैं। इसे भ्रूणिकी कहते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जीवों के परिवर्धन का अध्ययन हम भ्रूणिकी के अंदर करते हैं कि कैसे एक अनिषेचित या निषेचित अंडा परिवर्धन करके और जटिल कोशिकीय जीव में परिवर्तित होता है। इस पूरी प्रोसीजर का अध्ययन हम भ्रूणिकी के अंतर्गत करते हैं। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी की अगर हम बात करें तो अरस्तु को फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। आज की जो क्लास है हम इसमें जैसा कि जो क्लास की स्टार्टिंग में मैंने बताया, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ऐतिहासिक जो जितने भी मत दिए गए हैं एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड उन सब का अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं परफॉर्मेशन थ्योरी, जिसे पूर्व रचना सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत दिया गया था स्वेमडर्म के द्वारा और इन्होंने कहा कि जो जनन कोशिकाओं में पूर्व रचित भ्रूणी या वयस्क का लघु रूप उपस्थित होता है। जनन कोशिकाओं से कहने का मतलब है कि जो गैमेट्स होते हैं जनन कोशिकाओं में जैसे ओवा या स्पर्म दोनों के अंदर वयस्क का लघु रूप उपस्थित होता है और इस लघु रूप को होमनक्यूलस कहा जाता है। अब यहाँ पे दो तरह के मत हैं। एक मत के अनुसार जो होमनक्यूलस है वह ओवा के अंदर प्रेजेंट होता है। इस मत को जिन भी साइंटिस्ट ने फॉलो किया उन्हें ओविस्ट कहा जाता है, जैसे मेलपिगी, हेलर, बोनेट व स्प्लिंजेनी इस प्रकार के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि जो होमनक्यूलस है वह ओवा के अंदर मिलता है। वहीं दूसरा मत दिया गया कि होमनक्यूलस स्पर्म के अंदर मिलता है। इस तरह के साइंटिस्ट को स्पर्मिस्ट कहा गया। इसके एग्जाम्पल हैं ल्यूवेनहोक और हार्ट्सहोकर। देखिए, अभी हम जितने भी मत पढ़ेंगे, अभी हमने एक मत पढ़ा है और अभी आगे और भी हम मत पढ़ेंगे, इन सब में हमको जो ध्यान रखना है कि कौन से साइंटिस्ट का नेम कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है और मत के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आज की क्लास थोड़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा है जो मत, यह है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, जिसे अनुजनन का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह दिया गया था केस्पर फ्रीडरिश वुल्फ के द्वारा 1749 में। इन्होंने अपनी बुक जिसका नाम है थ्योरिया जनरेशन, इसमें इसको प्रकाशित किया था। इन्होंने कहा कि इन्होंने मुर्गे के जो भ्रूण था, मुर्गे के अंडे में चूजों का पूर्व रचित लघु रूप नहीं देखा। इन्होंने कहा कि इन्होंने अध्ययन किया अपना मुर्गे के भ्रूण पे और कहा कि इसमें किसी भी तरह का लघु रूप, जो कि अभी पहली जो थ्योरी हमने पढ़ी प्रीफॉर्मेशन थ्योरी, उसका जस्ट अपोजिट इन्होंने कहा कि किसी भी तरह का लघु रूप देखने को नहीं मिलता है, बल्कि जो भ्रूण का निर्माण होता है वो अंडे में नए अंगों के उत्तरोत्तर परिवर्तन से होता है। इस सिद्धांत का जो समर्थन है वह किया गया था जॉन फ्रेडरिच मेकल के द्वारा। नेक्स्ट लॉ है बेयर्स लॉ। बेयर्स लॉ दिया गया था कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर के द्वारा। इन्हें आधुनिक भ्रूणिकी का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि इन्होंने बताया कि प्राणियों के बड़े समूह में जो सामान्य लक्षण होते हैं वो भ्रूण में अपेक्षाकृत पहले प्रकट होते हैं। विशिष्ट लक्षणों का परिवर्तन बाद में होता है। जितने भी जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं वो भ्रूण में सबसे पहले दिखाई देना स्टार्ट होते हैं और उसके बाद में जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है उस पर्टिकुलर जीव के, ऑर्गेनिज्म के, वह बाद में दिखाई देना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट लॉ है, फोर्थ नंबर जो लॉ है वह है रिकैपिटुलेशन थ्योरी, जिसे बायोजेनेटिक लॉ भी कहा जाता है। यह थ्योरी दी गई थी मूलर व हीकल के द्वारा। इन्होंने जो बेयर के जो नियम बेयर ने दिए उनकी जैव विकास की दृष्टि से व्याख्या की थी और इनके अनुसार प्राचीन लक्षण पहले तथा अर्वाचीन लक्षण बाद में प्रकट होते हैं, अर्थात परिवर्धन प्रक्रम जाति के विकास प्रक्रम की पुनरावृत्ति होता है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो परिवर्धन है
किसी भी जीव का जो परिवर्धन प्रक्रम है वह संपूर्ण जाति, जिस जाति से वह बिलोंग करता है, जाति के विकास प्रक्रम की पुनरावृत्ति होता है। इस सिद्धांत को जाति आवर्तन नियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सिद्धांत जो है जर्म लेयर कॉन्सेप्ट या जनन स्तर संकल्पना। यह संकल्पना दी गई थी पॉन्डर के द्वारा। इन्होंने मुर्गी के भ्रूण पर अपना अध्ययन किया और बताया कि ये 3 तरह के जनन स्तर मिलते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एवं मीजोडर्म। और जो संपूर्ण जीव है उसका निर्माण, जीव में जितने भी ऊतक हैं, अंग हैं, उन सब का निर्माण इन तीनों जनन स्तरों के द्वारा ही किया जाता है, इन तीनों जनन स्तरों के द्वारा होता है। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट है यहाँ पे कोवल्स्की, जिनका नाम है, इन्होंने एम्फिओक्सिस में जनन स्तरों के परिवर्तन का अध्ययन किया। इन्होंने बताया कि जो जाइगोट होता है सबसे पहले ब्लास्टुला में चेंज होता है और इस ब्लास्टुला में इन्वेजिनेशन या अंतर्वलन के द्वारा गैस्ट्रूला का निर्माण होता है। नेक्स्ट थ्योरी है यहाँ पे जर्म प्लाज्म थ्योरी या जनन द्रव्य सिद्धांत। यह जो थ्योरी थी यह अगस्त वीजमैन के द्वारा दी गई थी। इनके अनुसार प्राणी का जो शरीर होता है वह 2 प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ होता है, जनन कोशिकाएं व कायिक कोशिकाएं। इन्होंने कहा कि जितने भी जो हेरिटेबल इन्फॉर्मेशन होती है, जो ट्रांसफ़र होती है पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी के अंदर, वह किस जर्म सेल्स के द्वारा ट्रांसफ़र होती है, ना कि सोमेटिक सेल्स के द्वारा ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वह है मोज़ेक थ्योरी। मोज़ेक थ्योरी दी गई थी रोक्स व हिकल के द्वारा। इन्होंने कहा कि जो ब्लास्टुला, अभी हमने जो ऊपर ब्लास्टुला पढ़ा, जाइगोट से ब्लास्टुला का निर्माण होता है, इस ब्लास्टुला के जितने भी पार्ट्स होते हैं या जिन्हें हम कह सकते हैं कोरक खंड या ब्लास्टोमेयर, इन सब में अपनी जो डिफ्रेंशिएशन, विभाजन की जो क्षमता होती है वह सब में अलग अलग होती है। और यह जो विभाजन की क्षमता, इनका जो फेट होता है, इनका जो भविष्य होता है, ब्लास्टोमेयर्स का जो फेट होता है वह ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, प्री डिटरमाइंड होता है और रेस्ट्रिक्टेड होता है, और इनके बीच में इंटरेक्शन का अभाव होता है। नेक्स्ट थ्योरी है नियमनकारी सिद्धांत या रेगुलेटिव थ्योरी। यह थ्योरी ड्रिस के द्वारा दी गई थी। इन्होंने जो रोक्स की मोज़ेक थ्योरी था उसका विरोध किया। इन्होंने कहा कि जो जीव है उसके अंदर प्रत्येक कोशिका में पूर्ण भ्रूण निर्माण का सामर्थ्य होता है, अर्थात उनका जो भविष्य होता है उनका जो भविष्य होता है वह उनकी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। जो मोज़ेक थ्योरी जो रोक्स के द्वारा दी गई थी उसका पूर्णतः इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि ब्लास्टोमेयर जो है उन सब में अपनी पूर्ण भ्रूण को निर्माण करने की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट थ्योरी है प्रवणता सिद्धांत या ग्रेडियंट थ्योरी। यह थ्योरी दी गई थी बॉवेरी और चाइल्ड के द्वारा, इससे प्रतिपादित किया गया था। इनके अनुसार अंडाणु जो होता है, एग जो होता है, उसके अंदर 2 तरह के पोल्स देखने को मिलते हैं। पहला है एनिमल पोल और दूसरा है वेजिटल पोल। इन दोनों पोल्स के बीच में एक ग्रेडियंट देखने को मिलता है जिसे बोला जाता है मेटाबॉलिक एक्सियल ग्रेडियंट, जो संरचना विकास को नियंत्रित करता है। ये जो ग्रेडियंट होता है ये संरचना विकास को नियंत्रित करता है। इसी क्रम में 2 साइंटिस्ट हैं, होस्टेडियम व रेस्ट्रोम, ने अंडाणु में संरचना विकास के नियंत्रण के लिए इन्होंने भी 2 प्रवणताओं की उपस्थिति प्रस्तावित की थी। एक था एक्टिव ग्रेडियंट और दूसरा है वेजिटल ग्रेडियंट। जो एक्टिव ग्रेडियंट होता है वह सक्रिय ध्रुव से अक्रिय ध्रुव की ओर बढ़ता है, और जो वेजिटल ग्रेडियंट होता है या जिसे अक्रिय प्रवणता कहते हैं, यह अक्रिय ध्रुव से सक्रिय ध्रुव की ओर बढ़ती है। इस तरह से जो प्रवणता सिद्धांत है, इसके आने के बाद में जो क्लीवेज है और कोरक भवन, गैस्ट्रुलेशन और संरचना विकास से संबंधित कई जो समस्याएं हैं वो सुलझाई जा सकी। नेक्स्ट जो थ्योरी है वह है ऑर्गेनाइजर थ्योरी या संगठक सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया गया था इस पे 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, और साइंटिस्ट थे स्पीमैन। इन्होंने उभयचरों जो एम्फीबियंस है इनके भ्रूण पर प्रयोग कर प्रमाणित किया कि एक भ्रूणीय ऊतक जो होता है अन्य निकटवर्ती ऊतक को एक विशिष्ट संरचना के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। जो एक एम्ब्रियो होता है उसका जो टिश्यू है वो अपने पास वाले टिश्यू को किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए इंड्यूस करता है, और इस प्रेरित करने वाले जो ऊतक
को हम प्रेरक कहते हैं या इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टर या ऑर्गेनाइजर कहते हैं, और इस प्रभाव को हम प्रेरणा कहते हैं। जो प्रेरित करने का जो प्रभाव होता है इसको हम कहते हैं इंडक्शन। आगे चलकर स्वीमैन को अपने भ्रूणीय परिवर्धन की खोज के लिए इन्हें आगे चलकर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।